एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने के दौरान हम लोग बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर की। हम लोग चले गए थे स्फेरिकल मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर में जब हम गए थे तो हमने मिरर के टाइप्स को देखा था। हमने देखा था मिरर कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आया था जिसे हमने कहा था फोकस। ये कनकेव मिरर में जैसा फोकस होता है और कन्वेक्स मिरर में जो होता है, ये दोनों हमने देखे थे। एक जगह सही में बनता है फोकस, सही में इंटरसेक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइन सही में कट करता है, और एक जगह में कट करता हुआ लगता है। तो ये दोनों अंतर होता है फोकस में, दोनों मिरर के फोकस में थोड़ा अंतर होता है। तो ये हमने देखा था। फोकस की असली कहानी, कोई अच्छे एग्जाम में अगर हमसे फोकस पूछ दिया जाता है तो हम उसे बता सकते हैं, पर आमतौर पे हमारा जो फोकस होगा वो रेडियस का आधा होगा। फिर हमने जब इमेज की बात करनी शुरू की थी, इमेज फॉर्मेशन की बात करनी शुरू की थी, तो स्फेरिकल मिरर में हमने जो रे हम काम में लाने वाले हैं उनकी बात करी थी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, और साइन कन्वेंशन मतलब ऑप्टिक्स में हमारी ये आज़ादी नहीं है कि हम कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस मान लें। उसके लिए कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं और उन रूल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और उस रूल का जो सेट ऑफ रूल्स है उसका नाम था साइन कन्वेंशन। पहला रूल ये था कि आपको सारा दूरी, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी दूरी होगी वो सारा पोल से आपको नापना है। दूसरी बात ये थी साइन कन्वेंशन की कि अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको प्लस मानना है, और आप उल्टा में आ रहे हैं तो आपको माइनस मानना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा करके आपको हमेशा प्लस मिलेगा, उसके उल्टा में आके आपको हमेशा माइनस मिलेगा। और इसको ध्यान में रख के हमने एक बात याद करा था कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन का तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा रूल ये था कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में नापते हैं चीज़ों को तो आपको पॉजिटिव लेना है, और नीचे अगर आप जाते हैं कोई चीज़ नापने के लिए तो आपको नेगेटिव लेना है। और ये तीन बातों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ने वाले थे। हमने साइन कन्वेंशन देखा था, फिर हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया था। मिरर फार्मूला हमने जो डायग्राम बनाया था वो कनकेव मिरर के लिए बनाया था, पर ऐसा क्या ज़रूरी है कि कनकेव मिरर का जो डायग्राम हमने बनाया वो कन्वेक्स पे भी लागू होता हो? ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि डायग्राम बना के देखें, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि कन्वेक्स का वो कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। कॉन्वेक्स का डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो चलिए अब हम मिरर फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं, इस बार कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना करके। ध्यान रखें, हम ये लाए थे ग्राफ के समझदारी से, हमने इसे कोई डिराइव वगैरह नहीं किया था। हम ग्राफ की समझदारी से ये चीज़ लाए थे कि जब y बराबर x का ग्राफ बनाया तो ऐसा बना, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बना, tan का ऐसा बना। लेकिन जब शुरुआत की बात करें, कम एंगल्स की बात करें, तो ये तीनों सेम ही हैं। तो हमने लिखा था कि थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम थीटा को अप्रॉक्सीमेटली बराबर कह सकते हैं tan थीटा के, अप्रॉक्सीमेटली बराबर कह सकते हैं साइन थीटा के। क्या ये हमेशा के लिए लागू है? आगे चल के तो तीनों के रास्ते अलग हो जाने वाले हैं। एक सीधा जाएगा, एक उससे नीचे मुड़ जाएगा, एक ऊपर मुड़ जाएगा। लेकिन अगर छोटे एंगल्स की बात करें, छोटे एंगल से मेरा मतलब है 0.01 रेडियन, 0.001 रेडियन, जो कि आएगा लगभग 5 से 0 से 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक। हमारा कैलकुलेशन ये वाला जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन है वो फेल नहीं करेगा, और हम छोटे छोटे एंगल्स के लिए मान सकते हैं कि थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। और ऑप्टिक्स में कई जगह इसका इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा मिरर बहुत छोटा होगा तो छोटे एंगल से हम गुजरते रहेंगे और तब हमें ये काम आते रहेगा। तो चलिए कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते हैं। मिरर फार्मूला हम जो लाए थे 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला जो हमने बचपन में भी पढ़ा था, बचपन से देख रखा है, उसको चलिए डिराइव करते हैं। पर इस बार जो हम डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे कन्वेक्स मिरर का। तो चलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को शुरू किया जाए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है,
और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में हम बात करेंगे आज कॉन्वेक्स मिरर से मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने, कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम से मिरर फॉर्मूला डिराइव करने की। तो इसके लिए पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लें, ठीक है, इस तरह से कुछ। और ये मान लीजिए हमने सिल्वरिंग कर दिया और ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, पर ऊपर कर देंगे तो उससे हाइट वगैरह चेंज होगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा फोकस है और मान लीजिए कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रे निकला बहुत उम्मीद से कि पार कर जाएंगे, बीच में मिरर आ गया, मिरर ने बोला भाई अभी तुम इधर नहीं आ सकते। तो क्या बोला, कैसे जाऊं मैं वापस? तो बोला कि जितना एंगल बना के आए हो उतना ही एंगल बना करके चले जाओ। तो ये रे देखिए रिफ्लेक्टेड रे उधर से गया, इसे मैं अगर एक्सटेंड करूं तो कहीं यहाँ आके मिलेगा, तो यहाँ बन गया हमारा इमेज। यहाँ हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया। ये हमारा डायग्राम बन गया। और अब हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण करेंगे तो देखिए ये आई लिखा है हमने। चलिए ये सारा डायग्राम जो डॉटेड से हमने बनाया है उसको थोड़ा कम डॉट कर दें, ठीक है, डॉट ज़्यादा रहने से डायग्राम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये है, आप समझ जाएं कि वो वर्चुअल का पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो देखिए ये अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई है। कल याद कीजिए ऑब्जेक्ट के एंगल को हमने माना था अल्फा, तो हम ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा। फिर हमने बीटा किसे माना था? बीटा माना था हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल को, तो हम इसे मान लेते हैं बीटा। और आई से जो एंगल बनता है इसे हम मान लेते हैं गामा, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 2-3 बार लगाते हैं, है ना, जो भी हमारा लग सकता है एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी जैसे हमने कल किया था वैसे ही करते हैं। तो देखिए सॉरी बीटा, ये लास्ट में जो हमने माना था इमेज के लिए वो क्या है? गामा। गामा मान लेते हैं इसे। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में चल सकते हैं, पर हमें जिससे रिलेशन मिल जाए इस ट्रायंगल में। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने से ये वाला एंगल मिल जाएगा, सिंपल, जैसे कल हुआ था बिल्कुल वैसे ही इक्वेशंस आएंगे। तो आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है, आई प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। और अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाएं, देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल में आते हैं, इससे काम नहीं चलेगा हमारा, इस ट्रायंगल में आते हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस ट्रायंगल में हम आ रहे हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आई, और ये दोनों एंगल हमने जोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई। इक्वेशंस 1 और 2। पर क्योंकि हमें आई की ज़रूरत नहीं है, आई से हमारा कोई काम नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे? आई को गायब कर देंगे। या तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं या आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आई यहाँ से क्या आएगा, हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। और क्योंकि आई यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा है, समझ रहे हैं। और ये हो जाएगा, इधर मैं ले आऊं तो लिख सकता हूं 2 बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। कल कुछ प्लस करके आया था, आज माइनस करके आएगा, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि माइनस तो आना ही चाहिए क्योंकि चीज़ें उधर चेंज हो गई हैं। और कौन माइनस हुआ है आप ये भी देख लीजिए किस पे असर पड़ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अल्फा पे असर पड़ा है, पर आप ढंग से अगर देखें तो ये अल्फा का असर नहीं है, असर जो पड़ा है वो आई और सी पे पड़ा है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि मैं इक्वेशन लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या मैं इक्वेशन लिखूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए दोनों में ये बात हम एक बार और करेंगे जब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे। ये दोनों में हमने माइनस लगा दिया, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 जैसे पहले आता था वैसे ही अब भी आएगा, क्योंकि सोचिए 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इस इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस से मल्टीप्लाई करने से। लेकिन देखिए ढंग से, तो ये दोनों इक्वेशन अगर बराबर हैं, बराबर रूट्स देते हैं, आप फैक्टराइज करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 प्लस है 1 माइनस है, इसमें 2 माइनस है 1 प्लस है। मतलब हम चाहे इन दोनों को माइनस करें चाहे केवल इसको माइनस करें, बात बराबर है। देखिए असर अल्फा पे हुआ है, पर एक्चुअली में माइनस ये गामा
और बीटा हुए हैं क्योंकि वो इधर आ गए हैं, कल के डायग्राम से वो इधर मूव कर गए हैं, पर ये दोस्त लगा है अल्फा के ऊपर क्योंकि ऐसा इक्वेशन में हो सकता है। दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैथमेटिक्स ने खुद ही अपने आप को ऐसा सजा लिया कि माइनस से ये खुद ही मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने यहाँ पे देखा, ये हम ऐसा ही कल भी लाए थे। और अब हम क्या करते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो बिल्कुल वही सब कहानी रिपीट हो जाएगा। टैन गामा, पर क्योंकि इसे फिर से देखा जा सकता है, माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू 2 टैन बीटा। टैन गामा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू 2 टैन बीटा। और ये अगर हम लिखेंगे, ये अगर हम बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, कह ये सकते हैं कि टैन गामा को लिखना चाहें तो फिर से ये पीएम मान लीजिए, यहाँ से कुछ मान लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे एम मान लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा पी एम बाय, नीचे ये आई तक आया है, गामा गामा आई तक आया है, और यहाँ हम जब लिखें तो क्या लिखेंगे, वी लिखें कि माइनस वी लिखें। जाहिर सी बात है, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आएगा तो इसी डायरेक्शन में नापने जा रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए वी माइनस टैन अल्फा। टैन अल्फा देखिए क्या होगा, टैन अल्फा हो जाएगा पी एम बाई यू लिखें कि माइनस यू लिखें। तो जाहिर सी बात है हमें लिखना होगा माइनस यू, क्योंकि हम उधर नापने जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर आ रहा है। साइन कन्वेंशन इज इक्वल टू 2 टैन बीटा, टैन बीटा हो जाएगा पी एम बाई टैन बीटा। टैन बीटा कहाँ गया तो हो जाएगा पी एम बाई आर, और आर भी हम प्लस लिख सकते हैं क्योंकि इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, पी एम क्या हुआ, कट गया, तो बचा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। पी एम निकल के कट गया है, वो एक स्टेप आपको लिखना है, बोर्ड में स्टेप छोड़ना नहीं है अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। हालांकि ये बातें हम लास्ट 3 महीने में करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। 1 बाई आर बाई 2, और r बाई 2 क्या होता है f, तो हो गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और इस हिसाब से हमारा मिरर फार्मूला प्रूफ हो गया फिर से विथ साइन कन्वेंशन। किस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। डायग्राम मैंने बहुत छोटा बनाया है, आप इसे एक बड़ा डायग्राम, क्लियर डायग्राम बना के और बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो ये आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने इसे आपको बता दिया। तो आइए अब इमेज फॉर्मेशन की बातें करते हैं। इमेज फॉर्मेशन को हम देखते हैं, ये ज़्यादातर वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, पर हम इन्हें देख लेते हैं क्योंकि जब हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा और ये बातों में अगर हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे तो हमें क्वेश्चन बनाने में अच्छा खासा दिक्कत आ जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए अगर हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो इसको ध्यान से देखना है, ये नहीं सोचना है कि ये मुझे पहले से आता है, क्योंकि उसी को हम 2 कदम आगे लेके चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छे अच्छे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। तो इन्हें देखना है। एक कंसेप्ट याद करिए, पहले दिन आपको बताया गया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, कि अब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। अब ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई मिरर है, जाहिर सी बात है कोई मिरर क्या है, ये कनकेव मिरर है, और रे ऐसे आ रहा है कहीं से, कोई सोर्स ऑफ लाइट से, कोई सोर्स से ऐसे रे आ रहा है, तो क्या ये रे सही में जाके कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा? नहीं, ये जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ठीक है। ये ऐसे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और ये ऐसे तो ये यहाँ पे कट कर जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे कट किया तो ये इमेज हुआ ना, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, कहीं इस तरफ कहीं है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर इमेज है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये सही में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, सही में वहां से रेज नहीं निकल रही हैं, हमें ऐसा लगेगा कि वहां से रेज निकल रही हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इमेज कैसा हो जाएगा? रियल इमेज हो जाएगा। इमेज तो रियल है पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वर्चुअल। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बन सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन सकता है, रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन सकता है, रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बन सकता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बहुत सारे, मतलब यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और इन चारों कॉम्बिनेशन में अब हमें खेलना होगा अगर हमें पूरी क्लैरिटी चाहिए तो। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कोई बहुत मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत
अजीब कंसेप्ट है, ये जरूरी पड़ेगा हमें, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को भी ये करना होगा। तो 10 में हम जो याद करते थे, इसलिए मैं जब आपको साइन कन्वेंशन बता रहा था तो ऐसा नहीं मैंने बोला था कि यू हमेशा नेगेटिव होता है। हमारे 10th क्लास में यू हमेशा नेगेटिव होता था, पर जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमारा यू हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यू हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो हमने कॉनकेव मिरर बना लिया और यहां पे हमने बना लिया इसका फोकस, और हमने बना लिया यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पहला रे आप जानते हैं कि हम कहां पे रखते हैं, हम इन्फिनिटी पे। तो चलिए यहां पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखते हैं इमेज, और यहां पे लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पे हमने रखा, इमेज हमारे कहां पे मिला, और इमेज जो मिला उसका नेचर क्या है ये हम जानना चाहते हैं। और ये बातें हमने पहले भी क्लासेस में 8 में 10 में पढ़ रखी हैं, तो इसमें हमें कोई खास दिक्कत आने वाला, पर गौर से हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इन बातों से क्वेश्चन बनेगा और ये बातें थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, याद करिए कहाँ प्लेस करते हैं, सबसे शुरुआत में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी पे। तो जैसे हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर से वो आ रही हैं। सोचिए सूरज से अगर रे निकला तो मान लीजिए कि ऐसे निकला, ठीक है, इतना एंगल 30 डिग्री एंगल बना के, तो भाई 30 डिग्री में तो हमारा धरती भी कवर नहीं होगा। हमारा 30 डिग्री सूरज से जो रे निकला होगा उसको कवर करने के लिए बहुत बड़ा ये चाहिए। क्योंकि सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे सूरज अंकल है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक रे निकला 30 डिग्री पे, तो जितना बड़ा मैं जाते चला जा रहा हूँ, जितना दूर मैं जाते चला जा रहा हूँ, उतना ही बड़ा चीज़ उसमें समाते चला जा सकता है। मैं यहाँ पे रखूँ तो उसी 30 डिग्री में एक छोटा सा प्लानेट भी काम आ जाएगा, छोटा सा प्लानेट भी को भी ढक लेगा। पर जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यही प्लानेट को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ गुजरा। तो जब बहुत दूर से जो रेज आती हैं, बहुत दूर हम रख देते हैं, इन्फिनिटी पे जब रख देते हैं, तो वहाँ से जो रेज आती हैं उनके बीच का एंगल बहुत कम होता है, और उनके बीच का एंगल बहुत कम होगा तो हम उसे 0 मान लेंगे। और जब दो रेज के बीच 0 डिग्री एंगल है तो हम इन्हें क्या मान लेंगे, पैरेलल। तो हम मान लिए कि हमारी रेज जो आई वो क्या आई, पैरेलल। और हमें पता है कि हम छोटा मिरर पढ़ रहे हैं, हमारी रेज पैराक्सियल है, और हमें ये भी पता है कि पैरेलल रे हमेशा फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस ऐसे गुजर जाएगा और इमेज बना देगा कहाँ, फोकस पे। तो ये तो हम जानते हैं। ऑब्जेक्ट को रख के अगर इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने का मतलब ये है कि हमारा मिरर का जो साइज है उसके मुकाबले हमने बहुत दूर रखा है। क्या हम इस रूम में एक चम्मच ले आए और लगभग 2 मीटर दूर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दें तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा? तो चम्मच के मुकाबले तो 2 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इन्फिनिटी जैसा काम करेगा। तो मतलब कि मिरर के हमारे डायमेंशन में, मिरर के डायमेंशन में अगर ये बहुत ज़्यादा है, आपके 10th में आते थे प्रैक्टिकल्स में, याद करिए कि एक विंडो से के बाहर एक ट्री है और एक चम्मच रखा गया है, ये सब सवाल बनाए जाते थे प्रैक्टिकल्स में। तो वह एक्चुअली वहाँ इन्फिनिटी वाला ही केस लगाना रहता था। तो इन्फिनिटी के केसेस प्रैक्टिकल हैं, छोटे छोटे दूरियों के लिए भी लागू हैं। और हम तो छोटा छोटा मिरर पढ़ रहे हैं, चम्मच जितना बड़ा ही मिरर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए छोटी छोटी दूरियां भी इन्फिनिटी है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल केस है, और इन्फिनिटी से कभी कोई रे आएगा तो उसको पैरेलल मान सकते हैं, इसलिए ये सही केस भी है। नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने पे, फोकस पे जो इमेज बना, उसके नेचर की अगर हम बात करें तो पहली बात की एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है, इमेज तो रियल है। मैं और लिखूं, आप रियल समझ लेना, ठीक है, ये नहीं कि उसको रैंकर समझना है, उसको रियल समझना है, ठीक है। तो मैं आर लिखा मतलब रियल इमेज है। अच्छा, और क्या है, और क्या नेचर है, और क्या नेचर हम बता सकते हैं? तो वो इमेज पॉइंट साइज्ड है, ये तो कंफर्म है, वो इमेज पक्का पॉइंट साइज्ड है। और रियल इन्वर्टेड वगैरह, ये तो मतलब इन्वर्टेड डायरेक्ट, इसकी तो हम बात नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हम रहने देते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा सा इमेज है कि इसमें हम इन्वर्टेड डायरेक्ट वगैरह क्या बोलें, ठीक है। तो ये हमने देखा पहला केस। दूसरा केस बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम दूसरा केस बनाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे मिरर बना लिया, इसका भी हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लीजिए एफ रख दिया और यहाँ हमने मान लीजिए सी रख दिया। अब हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे
और पैटर्न एकदम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे। ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे तो हमारा जो फोकस है, जहाँ पे हमारा इमेज बना था, अब क्या होगा, एक रे मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, तो इसे हम लिखें क्या, इसे हम क्या लिखें, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है। तो याद करिए साइन कन्वेंशन का पहला रूल, ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी हमारा जो देखने वाला है, जो दूरियों को देख रहा है, जो नाप रहा है, उसको हमने यहाँ बैठा रखा है। तो इसको बोलेंगे कि भाई, इसको बोलेंगे कि कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो बोलेगा इस सी के ऊपर है, सी के उस तरफ है, ऊपर है, तो बियॉन्ड, तो जाहिर सी बात है इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी है तो ये इधर आएगा, तो ऐसे पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजर जाएगा, और एक रे और लाते हैं, फोकस से जब गुजरेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये देखिए कहीं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। अच्छा, अब इस इमेज को अगर हम लिखना चाहें, इस इमेज को अगर हम बताना चाहें, तो हमने ऑब्जेक्ट में तो लिख दिया बियॉन्ड सी, पर इमेज को क्या लिखें, तो देखिए बैठा हुआ तो यहाँ है ना, ये बोलेगा एफ और सी के बीच में, इसे एफ पहले नजर आ रहा है, सी बाद में नजर आ रहा है, तो ये बोलेगा बिटवीन एफ एंड सी। कैसा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है, तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रियल इमेज, तो रियल इमेज हो गया। क्या ये साइज इसका छोटा है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के मुकाबले साफ साफ दिख रहा है कि छोटा है, तो हम बोलेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और हम ये बोलेंगे कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो हम लिखेंगे कि इन्वर्टेड है। ये आप समझ जाना कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, आप खुद से भी नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, छोटा इमेज है, ठीक है, ये हम समझेंगे। तो हम कहें कि अब नज़दीक लाएं, अब अगर हम और नज़दीक लाएं तो क्या होगा, तो करके देखते हैं क्या होगा। तो और नज़दीक लाने के लिए चलिए हम एक और मिरर बनाते हैं और थोड़ा सा और नज़दीक लाते हैं। तो और नज़दीक लाएंगे तो ये मान लीजिए हमारा F है और ये मान लीजिए हमारा C है, और ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते लाते, क्योंकि इसके पार रखेंगे तो वही बियॉन्ड C वाला केस है, C पे ले आए हम, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे गया तो ऐसे लौट गया, ये ऐसे गया, ठीक है, तो ये लगभग ऐसे लौट गया, और जो इमेज बना वो आपको देखने में लग रहा है, देखिए मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है, तो ये लगभग वहीं पे इमेज इंटरसेक्ट करेगा, जो कि सही डायग्राम अगर सर्किल वगैरह से बनाए तो, और ड्राइंग अगर थोड़ा अच्छा हो तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है अट सी मतलब सी पर रखा है, ये सी देखने वाला कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पोल पे बैठा हुआ है, तो इमेज भी कहाँ बना, अट सी बना। कैसा, रियल की वर्चुअल, रियल कैसा, बड़ा की छोटा, तो एकदम बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा पर मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई जरूर दे रहा होगा, तो आप उसे समझें, ऐसे ही पढ़ी हुई बातें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ सारा कुछ आ जाए, इसलिए तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और फिर है कि वर्चुअल नहीं सॉरी इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड साफ साफ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे INV इन्वर्टेड। तो ये तीसरा केस है जब हमने C पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाते हैं, और नज़दीक आ जाओ बाबू, तो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया, तो हम यहाँ पे अब और नज़दीक लाएंगे तो कहाँ लिखें, बोलिए इसको क्या लिखें, तो इसको लिखेंगे बिटवीन F एंड C। क्यों F एंड C, क्योंकि देखने वाला कहाँ बैठा हुआ है, पोल पे, ठीक है, पोल पे बैठ के बोल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चला गया, और मान लीजिए कि हम एक रे ले आते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, तो इसका ये मैंने देखिए टेढ़ा कर दिया, तो ये कुछ और दूर जाएगा, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। मैं सीधा बनाऊंगा तो, या आप भी बना सकते हैं डायग्राम, ऑप्टिक्स में मैंने पहले ही कहा है कि नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो हम इसका ज्योमेट्री तो देखेंगे ही, ज्योमेट्री तो हम बनाते रहेंगे ही। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो जाहिर सी बात है जो इमेज बना वो कहाँ बना, सोचिए इमेज को आप क्या बोलिएगा आप, तो इमेज बोलेगा, देखने वाला बोलेगा ये C के ऊपर बन रहा है, तो बोलेंगे बियॉन्ड C। इमेज को हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड C। अच्छा, बियॉन्ड C तो बना, फिर हम ये अगर पूछें, इसमें अगर हम ये बात करें कि कैसा बना है, रियल की वर्चुअल, तो भाई सही में इंटरसेक्शन हुआ है ना, तो रियल बना है। अच्छा, अगर हम ये पूछें
कि लार्जर बना के स्मॉलर, साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इतनी को है, या साफ दिखने वाला बात वो तब है जब हम डायग्राम सही से बनाएं, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि बड़ा है तो लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और रियल की इन्वर्टेड तो साफ दिख रहा है कि इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बना है। तो ये चौथा केस है, चौथा केस हमने बनाया मिरर में। फिर देखिए पांचवा केस बनाते हैं, इसीलिए जगह बनाया हमने कि सारे केसेस कवर हो जाएं, एफ और सी। तो अब कहाँ रखेंगे नजदीक लाते लाते, अब इसके बीच में कभी भी रखेंगे तो बिटवीन एफ एंड सी वाला केस जाएगा, तो हमने सीधा रख दिया इस बार एफ पे कि जाओ भाई अब तो एफ पे ही रख देते हैं, फोकस पे ही रख देते हैं, देखते हैं जो होगा सो होगा। तो क्या होगा, एक तो पैरेलल चला जाएगा, और इस बार हम तो ऐसे तो एक्चुअली ये दो रे बस आसानी के लिए बना रहे हैं, एक्चुअली दो रे से थोड़ी ना इमेज बन जाएगा पर दिखेगा थोड़ी। हम लोग जो अपना देखिए हल्का सा डिम लाइट होता है और हम लोग को अपना इमेज नजर आता घर में आईने में जब हम अपना शक्ल देखना चाहते हैं और हल्का सा डिम लाइट होता है, हल्का सा लाइट होता है, फिर भी हमें अपना शक्ल नजर नहीं आता अच्छे से, एकदम ब्राइट होता है। तब सोचिए क्या हुआ होगा डिम लाइट में, क्या दो रे नहीं मिल रहा होगा डिम लाइट में, आराम से मिल रहा होगा। क्या इमेज आपका नहीं बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था, आपको दिखाई नहीं देता है। तो इंटेंसिटी लाइट का होना चाहिए, ये सब टर्म्स हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी पूरा आप पढ़ेंगे, इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेव बहुत सारे रेज होने चाहिए लाइट के, तब हमें इमेज अपना क्लियरली दिखता है। तो दो रे में हम बस इमेज बना ले रहे हैं, दिखाई उखाई नहीं दे रहा हमें ऐसा नहीं कि दिखाई भी दे देगा, दो रे में दिखने का सवाल ही नहीं उठता है, अंधेरे के बराबर है ये, ठीक है। पर हम इंटरसेक्शन करा ले रहे हैं और अपने फिगर को सिंपल रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी दो रे में कुछ नजर आने वाला नहीं है, सिर्फ दो रे से अगर हमें बनाना रहे तो कुछ नजर आने वाला नहीं है। तो ये पहला रे, और दूसरा रे याद करिए हमने बोला था कि रामबाण में जब कोई काम नहीं आएगा, यहाँ बनाएंगे फिगर थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो हम क्या किए, एक रे को ले आए पोल पे, ठीक है। ये हमारी सुविधा में भी काम आता है कि हमें तो पैरेलल करना हमें पता है, तो हम क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। तो ये दोनों रे पैरेलल चली गई, तो हमारे मन में सवाल उठा कि इंटरसेक्शन कहाँ होगा, कहाँ इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट एफ। तो पूछा गया कि इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल चली गई रे, तो समझदारों ने कहा कि इन्फिनिटी पे, पैरेलल गया है इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगा, कहीं दूर जाके मिलेगा, ठीक है। तो दूर जाके मिलेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसमें सच्चाई की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी पे जो रेज पैरेलल होती है वो कहीं मिलती नहीं है, तो इन्फिनिटी पे बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि बस कहीं नहीं मिलेगा, कोई इमेज नहीं दिखेगा, यही है। लेकिन हम बोलते हैं कि रे इन्फिनिटी पे मिलेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इन्फिनिटी बोल देते हैं ताकि हमारा ये पैटर्न जिगजैग वाला पूरा सही बैठ जाए, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है, तो कैसा बनेगा, तो मानने वालों ने ये कहा कि इधर मिलेगा, जबकि सच्चाई है कि पैरेलल लाइन अगर इधर मिल सकता है तो उधर भी तो मिल सकता है। तो अगर रियल मिल सकता है तो वर्चुअल भी मिल सकता है, सारे केसेस हैं। तो इसका सच का जवाब तो यही होना चाहिए कि पैरेलल कभी नहीं मिलेंगी, कोई इमेज नहीं बनेगा, किसी ने देखा नहीं है, कभी दिखेगा नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, ये इन्फिनिटी पे इधर जाकर के बनेगा, तो ये बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, तो बोलेंगे एक्सट्रीमली लार्ज, या इन्फिनिटी बोलना है, एक्सट्रीमली एक बार लगाना काफ़ी नहीं है, हम लोग लगाएंगे कि एक्सट्रीमली 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 बोलते रहेंगे, जीवन भर जपते रहेंगे, और जब हमारा प्राण छूटने वाला होगा तो उसमें लार्ज बोल के मर जाएंगे। तो एक्सट्रीमली, उतना एक्सट्रीमली लार्ज बनेगा, अगर बनेगा तो ठीक है। फिर हमें पता चलेगा जाके स्वर्ग में कि इमेज बनता ही नहीं है, तो एक्सट्रीमली लार्ज। अच्छा, रियल में तो हम मान रहे हैं कि रियल होगा, तो रियल, और हम मान रहे हैं कि इधर होगा, मान रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड, ऐसा हम मान रहे हैं पांचवें केस को। तो ये पहला है, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा, ये चौथा हुआ, और ये पांचवा हमने बनाया। क्या कोई और केस पॉसिबल है? जाहिर सी बात है, हम और नज़दीक ले आए, मिरर के नज़दीक ला करके पोल के पास रख दें, तो जाहिर सी बात है अब हम रख सकते हैं, अब हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये F है, ये C है, तो हम F और P के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रख दें, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें और यहाँ पे ऐसे गुजार दें। तो कई लोग पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट को चीर करके रे कैसे चला गया, तो ऑब्जेक्ट को चीर करके नहीं गया, ये हम काम चलाओ रेज बना रहे हैं,
वहां बहुत सारे आर्बिट्ररी रेज हैं जो मिलके बना रहे हैं। 2 रे से हमारा काम थोड़ी बनेगा, लेकिन हम एक आसान फिगर ड्रॉ करके हम ये चीज कर लेना चाहते हैं कि कहां पे इंटरसेक्शन होगा। बस हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि एकदम रियल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो अब यहाँ पे ऐसा होगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, तो ये लगेगा कि कहीं यहाँ से आ रहा है और कहीं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज, ठीक है, एक वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन, बोलिए क्या लिखें, एफ एंड पी की पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा जो देखने वाला है जिसे हमने पहरेदारी के लिए रखा है वो पी पे बैठा हुआ, तो बोलेगा पी और एफ के बीच में है भाई, है ना। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना बिहाइंड द मिरर की पिछू बन रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या इस बार रियल बना, नहीं, इस बार रियल नहीं बना, इस बार बना वर्चुअल, इस बार वर्चुअल इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। कैसा बना, स्मॉलर की लार्जर, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना। क्या हमेशा लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, जी हाँ बिल्कुल हमेशा लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना, वर्चुअल बना। अच्छा इरेक्ट और इन्वर्टेड में, तो इरेक्ट बना, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट इमेज बन जाएगा। और ये हुआ हमारा छठा केस। यहाँ तक हम अपने स्कूलों में भी पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं ना, यहाँ तक की बातें करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, पर हम इसके पैटर्न देखेंगे इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी था, ठीक है। तो ये है। अब 7वें केस की अगर हम बात करें तो अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक ला रहे थे, पैटर्न में इन्फिनिटी से शुरू किया, बड़ी दूर से शुरू किया, है कि नहीं, नज़दीक लाते 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 हम पोल तक आ गए हैं। अब सोचिए क्या होगा, अब तो मिरर में ही घुस जाएंगे ना हम, और मिरर में घुस गया तो मिरर के पीछे चले गया, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे चला गया। मतलब ये कौन सा केस हो गया, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जब हम 7वां केस लेंगे, 7वां केस लेंगे तो जाहिर सी बात है हो जाएगा क्या कि हमारे लिए केस हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां है, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट जब हो जाएगा बिहाइंड द मिरर तो इमेज कहां बनेगा। तो सोचिए आपको नहीं लग रहा है कि इसी केस का उल्टा हो जाएगा, इसी केस का अलग केस ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और आप फिगर भी बना करके देख सकते हैं, डायग्राम भी बना के देख सकते हैं। तो होगा ये कि बिहाइंड द मिरर अगर हम कभी लग रखें तो इमेज बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। कैसा बनेगा, तो सोचिए जब भी हम ऐसा लाएंगे, पहली बात वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने के लिए हमेशा ऐसे लाना पड़ेगा, और ये इंटरसेक्ट जब भी करेगा तो इसका तो सेंटर इधर है, तो जब भी रिफ्लेक्ट होगा तो ये अंदर की ओर ही होगा, तो यहीं पे इमेज बनेगा। तो हमेशा रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो हमेशा रियल बनेगा। इसमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा रियल बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में जो इमेज बनेगा इसका वो हमेशा रियल बनेगा। तो लिखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, और नेचर अगर हम लिखें तो चलिए यहाँ लिखते हैं रियल सबसे पहले, फिर रियल तो लिख दिया हमने, लार्जर देन ऑब्जेक्ट के स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो ये दिख रहा है साफ साफ कि लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए आपको पैटर्न इसका, अगर आपको सोचने में कुछ दिक्कत हो रहा हो, आप इससे रिलेट ना कर रहे हो, तो आप पैटर्न देखिए। देखिए इन पांचों को, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ हो गया, उसी तरह ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, एक पूरा कंप्लीट पैटर्न था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रियल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और जाहिर सी बात है इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा। तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर रखेंगे तो ये भी ऊपर की ओर होगा, ऑब्जेक्ट को नीचे कर देंगे तो ये भी नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे कि ये इरेक्ट होगा। इसी को ना इरेक्ट कहते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और इमेज भी ऐसे बना, तो ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये इरेक्ट है, ये इरेक्ट है, क्योंकि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वैसा ही इमेज बना है। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट को रखा है वैसा ही इमेज बना, इरेक्ट मतलब सीधा नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ आप ये तो या तो ये कहिए कि आपका इमेज इरेक्ट है, और नहीं तो ये कहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इन्वर्टेड है, फिर बात सही होगी। तो आप जो लैंग्वेज यूज करना चाहें कर सकते हैं, पर इरेक्ट और इन्वर्टेड का जो थ्योरी है वो उसी हिसाब से है। तो आइए इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम चला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम चला रहे हैं तो ऑब्जेक्ट धीरे 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 धीरे
पोल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर नजदीक आ रहा है, मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे इस पैटर्न में कि ऑब्जेक्ट का स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और यह स्पीड एकदम कांस्टेंट है, कि ऑब्जेक्ट का स्पीड फिक्स है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो इमेज का स्पीड होगा वो कैसे चेंज करेगा कि इमेज का स्पीड भी कांस्टेंट होगा, ये आपको सोचना है। ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर हम फिक्स कर दें 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो इमेज के स्पीड पे क्या होगा, ये आपको सोचना है, बताना है। तो चलिए इसको सोचते हैं, देखते हैं। तो देखिए पहले तो ये चलेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मान लीजिए 10 से चलना शुरू किया, ये भी चलना शुरू करेगा। सोचिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी के बीच में पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से सी के बीच में पहुंचेगा तब इमेज ए और सी के बीच बस ट्रेवल करेगा। मतलब इतनी लंबी दूरी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तब इमेज हमारा सिर्फ इतना सा ट्रेवल करेगा, सिर्फ इतना सा। तो ऑब्जेक्ट ने जब इन्फिनिटी से सी का दूरी तय करा, ऑब्जेक्ट ने भी इतना दूरी तय करा तो इमेज बस इतना सा बढ़ा। तो सोचिए ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे 10 से चल रहा था तो इमेज कितना धीरे चल रहा होगा, गेस करिए। लेकिन इमेज को दिखता होगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा तेज हो जाओ, थोड़ा तेज हो जाओ। बड़ा धीरे धीरे इसने शुरू किया होगा 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता होगा ऑब्जेक्ट तो इसको लगता होगा कि हम भी थोड़ा तेज चले, हम भी थोड़ा तेज चले, हम भी थोड़ा तेज चले। और जब सी पे दोनों मिलेंगे ना तो बोलेंगे भाई मैंने बढ़ा बढ़ा के तुम्हारे बराबर कर लिया, और सी पे दोनों का सेम स्पीड होगा। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस कर जाएगा, अब इमेज बोलेगा कि मैंने रफ्तार बढ़ाना सीख लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब तक यहां से यहां के बीच में आएगा, जब ऑब्जेक्ट एफ पे पहुंचेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच चुका होगा। सोचिए इमेज कितना तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। मतलब इमेज का जो स्पीड है ऑब्जेक्ट के स्पीड से अगर हम कंपेयर करें तो इमेज का जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, और वो एक समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट है वो सी है। सी के पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है, इमेज का स्पीड कम है। सी के बाद ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है, इमेज का स्पीड ज्यादा है, और सी पे दोनों बराबर है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। आप सोचिएगा, आज आप सोचिएगा कि एफ और पी के बीच में और उधर वर्चुअल के लिए क्या केस होगा, ये आपको सोचना है। और ये चीज आपको बनाना है कन्वेक्स मिरर के लिए, और आपको सारी बातें सोचनी है। कन्वेक्स मिरर फिर से आपको दिया गया था पिछले दिन भी कि कॉन्वेक्स मिरर का बनाना है, आपने पूछा था। इसका भी आप बनाएं। कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े से उसके केसेस अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप बनाएं। और जब वो देखूंगा मैं कि अगर आप कुछ वैसा पूछते हैं या मेरा भी अगर हमको भी लगेगा, ठीक है, तो आपको वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कंसेप्चुअल पॉइंट लेकर के, इसमें और पैटर्न ढूंढने के लिए हम अगले दिन फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले